नाज़रीन बहुत आदाब। हमारी खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना ज़ुबैर। लोकसभा इंतखाबात के तहत दूसरे मरहले के लिए 18 अप्रैल को वोटिंग होनी है। आम इंतखाबात के लिए दूसरे मरहले की तशहीरी मुहिम अब से कुछ ही पलों बाद थम जाएगी। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने लखनऊ से कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इत्तेहाद पर अभी भी खींचतान बरकरार है। उधर बीएसपी उम्मीदवार गुड्डू पंत ने मुतनाज़ बयान दिया है। आजम खान के मुतनाज़ बयान के बाद यूपी की सियासत में गोया बयानात का उबाल आ गया है। इलेक्शन एक्सप्रेस में हम रोज बरोज होने वाली इलेक्शन की सरगर्मियों से आपको करवाते हैं रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के संबल में अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में एनडीए हुकूमत की हुसूलियाबियों को उजागर किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस और बीजेपी निशाना साधा। साथ ही कहा कि कांग्रेस की वजह से ही मुल्क में गरीबी है। कर आया था कि इन दलालों से, इन भ्रष्टाचारियों का मुकाबला करूंगा। साथियों, जब इस चौकीदार ने इनके भ्रष्टाचार के कारोबार पर प्रहार किया तो इनको इतना कष्ट हुआ है कब ये मुझे रास्ते से हटा देने पर तुले हुए हैं। भाइयों और बहनों, ये पहले की भ्रष्ट और कमजोर सरकारों का परिणाम है। आजादी के इतने वर्ष बाद भी संपन्न ओडिशा की जनता गरीब ही गरीब होती चली। स्थिति ये है कि इस चौकीदार ने जो पीएम किसान सम्मान योजना बनाई है, यहां की सरकार के कारण उसका पूरा लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। वजह यह है क्योंकि यहां की सरकार ने किसानों के नाम की जो लिस्ट भेजी है वो भी आधी अधूरी है, जिसकी वजह से सिर्फ 8.5 लाख किसानों के खाते में ही पहली किस्त जा पाई है। बाकी लिस्ट यहां की सरकार नहीं दे पा रही है। इन लोगों ने खुद जो एक योजना बनाई उसमें जो घोटाले और घपले हो रहे हैं वो भी आप जानते हैं। भाइयों और बहनों, देश के किसानों को उनकी छोटी छोटी जरूरतों के लिए बैंक में सीधे पैसा ट्रांसफर करने के लिए ये चौकीदार प्रतिबद्ध है। और वहीं कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने केरला में अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में तालीम के मेयार को बेहतर करने की बहुत जरूरत है। राहुल गांधी ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। Has reduced the amount of money India spends on education. This is a shame. We have a target of spending 6% of India's GDP on education. We want the poorest and weakest people of this country to have access to the best hospitals and the best education institutions in the world. When I first came to Kerala, some days back, when I signed my nomination, I made it very clear that I'm here to fight the BJP and I'm here to send a message that India is not just one idea. India is many, many ideas. And South India also needs to be represented. और वहीं वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने लखनऊ से कागजात नामजदगी दाखिल किए। उन्होंने पर्चा नामजदगी दाखिल करने से पहले एक बड़ा रोड शो किया। इसमें बड़ी तादाद में कारकुनान शामिल हुए और इस मौके पर कारकुनान में काफी जोशो खरोश भी देखने में आया।
लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले की इंतखाबी तशहीर थम गई। दूसरे मरहले में 13 रियासतों की 97 सीटों पर वोटिंग होना है। आज तमाम सियासी पार्टियों ने दूसरे मरहले के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दूसरे मरहले के लिए 18 अप्रैल को इंतखाब होना है। दूसरे मरहले के आखिरी दिन इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के तहत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनावी रैली में शामिल नहीं हो पाए। और वहीं दिल्ली की सियासत पर अगर नजर डालें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इत्तेहाद पर अभी भी कशमकश खींचतान बरकरार है। अभी भी दोनों पार्टियों में बात बनती नजर ही नहीं आ रही। आप लीडर संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए दोनों पार्टियों को एक साथ आना होगा। कांग्रेस लीडर पीसी चाको का कहना है कि दिल्ली में दोनों पार्टियों का इत्तेहाद बेहद अहम है। हिलाने का तरीका मैं बताता हूं। जड़ें कैसे हिलेंगी इसका जवाब राहुल गांधी जी को देना चाहिए। पंजाब में 13 सीट, हरियाणा में 10 सीट, दिल्ली में 7 सीट, चंडीगढ़ में 1 सीट। अब इन राज्यों में स्थिति जान लीजिए पार्टियों की। पंजाब में जहां हमारे पास 4 एमपी 20 एमएलए हैं, वहां कांग्रेस पार्टी हमको एक भी सीट नहीं देना चाहती। हरियाणा में जहां कांग्रेस के पास मात्र 1 सांसद हैं, वहां भी कांग्रेस हमको 1 सीट नहीं देना चाहती। दिल्ली में जहां कांग्रेस के पास 0 एमपी 0 एमएलए हैं, वहां वो हमसे 3 सीट चाहते हैं। क्या ऐसे समझौता होता है? बीजेपी को रोकने की अगर इच्छा शक्ति कांग्रेस में होगी, उनकी ओर से कोई सार्थक पहल होगी, तो निश्चित रूप से हमारी ओर से सार्थक उसका उत्तर मिलेगा और सार्थक जवाब मिलेगा। We welcome that, any discussion between Aam Aadmi Party and Congress, it should not be stopped. It should happen. It should continue, and we should come to some understanding. Let us come together in Delhi first. This is the national capital. We start from here. If it is possible in any other place, I am not against personally, but I do not know the ground reality in other states. Situation is different from state to state. Whatever is arrived at or whatever decision is reached in one state cannot be replicated in the same way in other states. This is simple common sense. And Aam Aadmi Party friends also should understand that Congress-Aam Aadmi Party alliance is relevant and capable of defeating BJP in Delhi, and in the same way, level it is not applicable in other places. दिल्ली में कांग्रेस और आप इत्तेहाद का मौमा है कि हल होने का नाम नहीं ले रहा। इस सिलसिले में कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की। पवन खेड़ा हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो, इसकी कोशिश दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जा रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये हवाला दे दिया कि किस तरह से इक्वेशन रहेगा, 4 सीटें हम उनके लिए छोड़ रहे हैं। अब क्या जो गठबंधन की बात है या घोषणा है वो भी ट्विटर पर करेंगे आप लोग? किस तरह से रणनीति है इस पर? गठबंधन जब होगा, उसका क्या प्रारूप होगा वो आपको जानकारी दे दी जाएगी। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस की स्थिति एकदम स्पष्ट कर दी, ताकि जो अफवाहें फैलाई जा रही थी चारों तरफ से, उस पर विराम लगे। अब गेंद अरविंद केजरीवाल के पाले में है। लेकिन आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग ट्वीट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से अधिकृत संजय सिंह को हमने किया है, कांग्रेस भी अपनी तरफ से किसी नेता को अधिकृत करे, और बात सिर्फ दिल्ली पर नहीं होगी, 18 सीटों पर बात होगी। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को नहीं मालूम कि पीसी चाको हमारे यहाँ से अधिकृत हैं? तो वो ट्वीट करके ये बता दें कि उन्हें ये जानकारी नहीं थी, उसके बाद हम इनसे बात करेंगे। और दिल्ली की बात है, दिल्ली की बात दिल्ली में ही करें। बाकी राज्यों में जहां वो न के बराबर हैं, वहां क्यों वो पांव पसार रहे हैं? सिर्फ दिल्ली पर बात होगी तो कांग्रेस बात करेगी। हमारे यहाँ से कल स्पष्ट कर दिया गया राहुल गांधी जी द्वारा, और इस मंच से एआईसीसी में रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था, हरियाणा और पंजाब को लेकर कोई किसी के मन में संशय नहीं होना चाहिए। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी रचना। आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस और आप में कौन पहले आप करेगा, समझ में नहीं आता। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की जो चर्चाएं हैं वो लगातार सुनने में आ रही हैं। कभी सुनाई देता है कि गठबंधन होगा, कभी सुनाई देता है गठबंधन नहीं होगा। कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने कांग्रेस का स्टैंड साफ करते हुए ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि सिर्फ दिल्ली में बात की जा सकती है, इसके अलावा हरियाणा, पंजाब या चंडीगढ़ में कोई बात नहीं होगी। उसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि
कांग्रेस सिर्फ दिखावा कर रही है, वो गठबंधन में इंटरेस्टेड नहीं है और वो चाहती है कि बीजेपी जीते, इस तरीके की भी बात कही। उसके बाद ट्वीट के बाद आज अरविंद केजरीवाल के घर पर एक बैठक भी की गई जिसमें अधिकृत तौर से संजय सिंह को नियुक्त किया गया कि वो बात करेंगे, इस गठबंधन को आगे लेकर जाएंगे, किस तरीके से बात करनी है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से हमने संजय सिंह को अधिकृत किया है ऐसे ही कांग्रेस एक व्यक्ति को अधिकृत करे। तो इसी के जवाब में कांग्रेस की तरफ से आया कि अभी तक पीसी चाको बात कर रहे थे, क्या ये बात आम आदमी पार्टी को नहीं पता थी? तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि आप और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर लगातार नई चीजें यहां पर देखने के लिए मिल रही है। 135 दिन करीब हो गए इस पूरे गठबंधन की चर्चा को लेकर, रोज एक नई बात यहां सामने आती है, लेकिन परिणाम कहीं नजर नहीं आ रहा है क्योंकि 16 तारीख यानी कि आज से दिल्ली के लिए नामांकन भी शुरू हो चुके हैं। अब जो बात है वो 33 सीटों से शुरू हुई थी, 18 सीटों पर पहुंच चुकी है। संजय सिंह का कहना है कि हम 18 सीटों को लेकर बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो सिर्फ दिल्ली में बात करना चाहती है, इसके अलावा वो बाहर नहीं करना चाहती, क्योंकि बाहर की अगर स्थिति देखें तो वहां आम आदमी पार्टी ना के बराबर है। ऐसे में कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। शीला दीक्षित पहले ही साफ कर चुकी हैं कि वो गठबंधन के पक्ष में नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चाएं लगातार सुनाई दे रही थी। इन चर्चाओं के चलते बीजेपी की जो लिस्ट अनाउंस होनी है वो भी कहीं ना कहीं अटकी हुई है, क्योंकि बीजेपी लगातार गठबंधन पर नजर बनाए हुए है। तो असमंजस की स्थिति है कि ये गठबंधन होगा या नहीं होगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 7 उम्मीदवार भी उतार दिए हैं जो कि लगातार अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और संजय सिंह ने यह भी बोला कि हमने अपने जो उम्मीदवार उतारे हैं उनसे कह रखा है कि वो अपना प्रचार करें और नामांकन की तिथि तय करके बताए। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां ये संकेत भी दे रही है कि वो आगे बढ़कर सरेंडर नहीं करेंगी, एक दूसरे पर यहाँ पर जो बात थोपती हुई नजर आ रही है। लेकिन गठबंधन की चर्चाएं लगातार हो रही है, लेकिन नतीजा ना के बराबर है अभी। जी, तो बहरहाल इस अहम खबर पर लगातार हमारी भी नजर बनी रहेगी। रचना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमामतर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मायावती को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती की अर्जी पर समाअत करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमीशन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है, इसी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी करने पर कार्रवाई की है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम वोट वाले बयान मामले में मायावती पर कार्रवाई करते हुए 48 घंटे की उबूरी कार्रवाई की थी। कोर्ट से फिलहाल मायावती को एक बार फिर से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में मायावती ने यह मांग की थी कि उनकी रैली पर जो चुनाव आयोग ने रोक लगाई उस पर छूट मिल जाए, लेकिन फिलहाल छूट नहीं दी है। पृथ्वी, क्या आदेश सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट ने कल जो इलेक्शन कमीशन ने तत्परता दिखाई है, इसमें जो एक्शन लिया है उस पर खुशी जाहिर की है और कोर्ट ने कहा है कि ये अप्रोप्रिएट स्टेप है, अब कोई अदर स्टेप की जरूरत नहीं है। लेकिन मायावती जी की तरफ से दुष्यंत दवे ने मेंशन किया मैटर को कि हमारा पक्ष सुना जाए, एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ है, जिसे कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया। कोर्ट ने बोला कि ये अप्रोप्रिएट ऑर्डर है, अगर आपको कोई इसमें दिक्कत है तो आप जाके इसमें अपील फाइल कर सकते हैं। प्रिया, कितनी बड़ी राहत मांगती हैं और चुनाव आयोग के फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से क्या कहा गया कोर्ट में, जिस पर कोर्ट काफी संतुष्ट दिखा? बिल्कुल, जो चुनाव आयोग ने कल स्टेप लिया है, दोनों की तरफ से दोनों उनको नोटिस दिया है, दोनों को डिबार किया है 72 आवर के लिए, 48 आवर के लिए, उसके लिए कोर्ट उसमें सेटिस्फाई हुआ। कोर्ट ने बोला कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ उसमें स्टेप लिया है, इस वजह से कोर्ट उसमें सेटिस्फाई हुआ और कोर्ट ने हमें लिबर्टी दी है कि आगे भी अगर कोई पॉलिटिशियन ऐसे का बयानबाजी देते हैं तो ये मैटर को आप दोबारा मेंशन करके आप कोर्ट में दोबारा मेंशन कर सकते हैं, उसमें कोर्ट कार्रवाई दोबारा करेगा। और मायावती दोबारा आई कि फिलहाल कोर्ट उस फैसले में बदलाव करे, लेकिन कोर्ट अपने रुख पर सख्त बना रहा। बिल्कुल, मायावती जी की तरफ से दुष्यंत दवे जी अपेयर हुए थे, उनकी तरफ से उन्होंने ये मेंशन किया था कि सुप्रीम कोर्ट में आप हमारा ये मैटर सुने, उसमें मायावती जी की तरफ से, क्योंकि उनकी रैली थी कि वो चाह रहे थे कि उसमें पार्टिसिपेट कर सके, बट सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली उसे डिक्लाइन कर दिया। उनकी जो उन्होंने बोला था दुष्यंत दवे जी ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया और बोला कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस ऑर्डर से तो आप अपनी अपील फाइल कर सकते हैं, बट इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से मायावती को एक बड़ा झटका दिया। मायावती ने कहा था कि उनकी रैली पर जो चुनाव आयोग ने रोक लगाई है उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक हटाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह अगर बयानबाजी रहेगी तो हम अपने आदेश में बदलाव नहीं करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह भी लिबर्टी दे रखी है कि अगर भविष्य में कोई भी राजनेता या जनप्रतिनिधि इस प्रकार की बयानबाजी करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर दोबारा एक्शन ले सकता है। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि हम
कई नेताओं के खिलाफ एक्शन ले चुके हैं और अगर भविष्य में इस प्रकार का नेता कोई बयानबाजी करता है तो हम आगे भी ऐसा ही फैसला लेते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ कर दिया कि जाति और धर्म के नाम पर बयानबाजी करने वाले को लेकर चुनाव आयोग भी सख्त है और उसके साथ साथ देश की सबसे बड़ी अदालत भी। कैमरामैन हनु के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। फतेहपुर सीकरी से बीएसपी उम्मीदवार गुड्डू पंडित ने मुतनाज़े बयान दिया। गुड्डू पंडित ने राज बब्बर और उनके हामियों को ढूंढ कर मारने की धमकी दे डाली। गुड्डू नाशाइस्ता कलमात भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तेरे योगी पर, तेरे मोदी पर मन की सुन, जिससे लड़ रहा हूँ और जिन जो चले गए, तेरे योगी पर, तेरे मोदी पर मन की सुन, जिससे लड़ रहा हूँ और जिन जो चले गए। वहीं गुड्डू पंडित की जानिब से दिए गए मुतनाज़ बयान पर कांग्रेस के लीडर राज बब्बर ने कहा कि हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये उनका ज़र्फ है कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। इस तरह की हो सार्वजनिक जीवन में उसके सामने किसी भी तरह का टकराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक जीवन के अंदर अगर कोई व्यक्ति मर्यादाओं की रक्षा नहीं कर सकता तो उसे कोई अधिकार नहीं है और हम उनमें से नहीं हैं। मैं कभी झगड़े लड़ाई फसाद नहीं करता हूँ। मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ, लोगों का प्यार पाने आया हूँ कि मैं एक दूसरे को गालियाँ देने आया हूँ। आए हैं उनकी मानसिकता टक्कर वक्कर देने की होगी। मैं तो किसी से लड़ने आया नहीं, इसलिए मेरी कोई टक्कर किसी से नहीं है। मैं सब मेरे छोटे भाई हैं, सब अपनी अपनी पार्टियों से सब लोग जो हैं अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। मुझे भी लोगों ने कहा यहाँ प्रयास करने के लिए, मैं भी कर रहा हूँ। मैं उनको कोई संदेश नहीं देना चाहता, ना मैं उनको कोई नसीहत देना चाहता हूँ। जो उनके माता पिता ने उनको नसीहत दी होगी, अगर वो उनको तक नहीं पहुंची है तो राज बब्बर की क्या औकात है कि उनसे कहे। अगर मुल्क में गैर जानिबदारी के साथ आज़ादाना और मुनसिफाना अंदाज में इंतखाबात होते हैं तो बीजेपी 40 नशिस्तों के हिंसे को भी पार नहीं कर पाएगी। और ये कहना है बीजेपी के सीनियर लीडर एडवोकेट अजय अग्रवाल का। बीजेपी 400 नशिस्तों से कामयाबी का दावा कर रही है। अजय अग्रवाल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब तहरीर करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नशिस्तों के मामले में एक जबरदस्त झटके के लिए तैयार रहें। इसके अलावा अजय अग्रवाल ने नोटबंदी के अयाम में हुए बड़े पैमाने पर करप्शन का भी दावा किया। अजय अग्रवाल वही हैं जिन्होंने साल 2014 में रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी की टिकट पर मुकाबला किया था। कमीशन ने योगी आदित्यनाथ, मायावती, आजम खान और मेनका गांधी पर इंतखाबी तशहीर के लिए पाबंदी आयद कर दी है और इसका असर पार्टी की तशहीर पर क्या पड़ने वाला है, ये हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हेट स्पीच को लेकर आखिर इलेक्शन कमीशन ने अपने सख्त तेवर दिखा ही दिए और चुनावी मैदान की अहम पार्टियों के दमदार और असरदार लीडरों को तशहीरी मुहिम से दूर बैठा ही दिया, वो भी ऐसे वक्त में जब तशहीर अपने शबाब पर है। कमीशन ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर 3 दिन, बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर 2 दिन, एसपी लीडर आजम खान पर 3 दिन और बीजेपी लीडर मेनका गांधी पर 2 दिन की पाबंदी लगा दी है। इस वजह से ये लीडर रैलियों से खिताब नहीं कर पाएंगे। दरअसल हेट स्पीच को लेकर एक एनआरआई योगा टीचर की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पर सख्त तबसरा किया था। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के फौरन बाद कमीशन ने 4 लीडरों के किसी भी तरह के तशहीर पर रोक लगा दी है। इलेक्शन कमीशन के सख्ती के बाद बयानबाजियों में कितना फर्क आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से इंतखाबी तशहीर में लीडर बयानबाजी कर रहे हैं, इससे एक बात तो साफ है कि लीडरों की जबान कंट्रोल में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान की तरफ से जयाप्रदा के खिलाफ दिए गए मुतनाज़ बयान के बाद गोया यूपी की इंतखाबी सियासत में भूचाल सा आ गया है। क्या कुछ वहां पर सामने आ रहा है ये हम आपको दिखाते हैं अपनी इस तज्जियाती रिपोर्ट में। अपने मुतनाज़े बयानों से सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान ने अपनी हरीफ उम्मीदवार जयाप्रदा के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उस पर हंगामा अब थमने का नाम नहीं ले रहा है।
गर्ची इलेक्शन कमीशन ने आजम खान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की है, ताहम आजम खान का बयान यूपी के चुनाव में एक बड़ा इशू बन चुका है। रियासत के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने तो आजम खान की उम्मीदवारी खारिज करने तक का मुतालबा किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं का जो घटिया चरित्र है, महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना नहीं होने का जो लगातार आरोप लगता रहा है, मोहम्मद आजम खां के इस बहुत ही अभद्रतापूर्ण बयान के बाद वह सिद्ध हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है। उस पर ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो चुनाव आयोग से यह भी मांग करूंगा कि ऐसे लोगों पर चुनाव लड़ने पर रोक भी लगनी चाहिए। आजम खान के मामले में कांग्रेस भी बीजेपी से किसी तरह पीछे नहीं है। कांग्रेस आजम खान के बयान के खिलाफ सड़कों पर मुजाहिरा कर रही है। इलाहाबाद में होने वाले मुजाहिरे में कांग्रेस कारकुनान ने आजम खान की तस्वीरों को नजरातिश किया और उनके खिलाफ नारे लगाए गए। कांग्रेस इलेक्शन कमीशन से आजम खान की उम्मीदवारी को रद्द करने की मांग कर रही है। आजम खान ने जिस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी की है, अमर्यादित जो भाषा की है, महिलाओं के लिए नारी का सम्मान करना चाहिए, न कि उनका अपमान करना चाहिए। नारी एक आराधना है। आज जिस तरीके से लगातार जो टीवी पेपरों में चल रहा है, हम तो ये मांग करते हैं इलेक्शन कमिश्नर से कि उनकी चुनाव रद्द होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की है, ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आजम खान के मुतनाज़े बयान ने यूपी के चुनावी तशहीर में गर्मी पैदा कर दी है। जहां एक तरफ आजम खान के मुतनाज़े बयान पर सपा बसपा गठबंधन मुहतात रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहा है, वहीं इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस ने आजम खान के खिलाफ एक जैसा जारहाना रुख इख्तियार कर रखा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। और अपने मुतनाज़ा बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी लीडर आजम खान इस बार मीडिया से बचते नजर आए। मीडिया ने उनसे क्या कुछ पूछा और आजम खान ने क्या कुछ जवाब दिया, किस अंदाज में वो मीडिया से बचते नजर आए, जरा आप भी देखिए। 72 घंटे की रोक लगा दी गई है। आप क्या कहेंगे? बयान उस पर क्या कहेंगे सर? आप रास्ता देंगे देखिए, इस पर आपकी FIR हो जाएगी। नहीं सर, लेकिन सर आपको चुनाव आयोग ने 72 घंटे के लिए रोक लगा दी है सर। पत्रकारों ने आपसे सवाल करे, मुझे रास्ता क्यों रोक रहे हो? नहीं, रास्ता नहीं सर। आजम खान जवाब देने के लिए मशहूर है, जवाब से बचने के लिए नहीं। मैं आजम खान से बात कर रहा हूँ सर। रोक भी लाई सर। अरे ये क्या आप तहजीब सिखा रहे हो? नहीं, आजम खान सर जवाब देने के लिए मशहूर है सर। ये चरित्र दिखा रहे हो आप अपना। और इस सब के बीच आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान ने अपने वालिद पर इलेक्शन कमीशन के जरिए लगाई गई उबूरी पाबंदी पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। अब्दुल्ला खान ने कहा कि बीजेपी को खुश करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये पाबंदी आयद की। अब्दुल्ला खान ने यह भी कह डाला कि कमीशन ने सफाई पेश करने का मौका ही नहीं दिया। अब्दुल्ला खान के मुताबिक आजम खान ने जया प्रदा के खिलाफ बयान दिया ही नहीं था। एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज इलेक्शन कमीशन के इन इक़दामात की तारीफ की है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के बाद सीनियर लीडरान पर पाबंदी आयद कर दी है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि सिर्फ चंद घंटों के लिए इंतखाबी तशहीर के लिए रोकना काफी नहीं है, बल्कि और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। कोड ऑफ कंडक्ट की रखवाली करना यह इलेक्शन कमीशन का काम है। अब कुछ हद तक पिछले दिनों में उनके यहाँ से पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कुछ कदम ऐसे उठाए हैं जिसमें कि कुछ सीनियर लीडरों को सज़ा के तौर पे इलेक्शन कैंपेन से रोका गया है, लेकिन मुझे लगता है इसमें और कुछ करना बहुत बाकी है। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक मुतनाज़ बयान दे डाला। उन्होंने कटिहार के एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कह डाला कि मुसलमान मुत्तहिद होंगे तो तारिक अनवर को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। उन्होंने मजीद कहा कि मुसलमान यहाँ अक़लियत में होते हुए भी अक्सरियत में हैं। अगर मुसलमानों ने मिलकर वोट किया तो पीएम मोदी बाहर हो जाएंगे। चेतावनी देने आया हूं मुस्लिम भाइयों, आप 64% आबादी हो यहाँ पे। मेरे मुसलमान भाई जितने भी हैं वो ये मेरी पगड़ी है। आप सब लोग पंजाब में भी काम करने जाते हो,
और पंजाब में आपको हमारी तरफ से प्यार मिलता है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो पंजाब में, मैं मंत्री हूं, जिस दिन पंजाब आइएगा सिद्धू को अपने साथ खड़ा पाइएगा, कंधे से कंधा मिला के खड़ा। लेकिन मैं आपको चेतावनी देने आया हूं, बहनों और भाइयों, ये बांट रहे हैं आपको मुस्लिम भाइयों, ये यहां पे ओवैसी साहब जैसे लोगों को लाके एक नई पार्टी साथ में खड़ी करके आप लोगों की वोटें बांट के ये जीतना चाहते हैं। अगर तुम लोग इकट्ठे हुए, 64% आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहां पे, यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके एकजुट होके वोट डाला तो सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा, छक्का लग जाएगा। इलेक्शन के दौरान बयानबाजियों का दौर उरूज पर है। लोकसभा इंतखाबात में अवामी जलसों के दौरान एक दूसरे पर जुमले और बयानबाजियां लीडरान कर ही रहे हैं। ऐसे ही एक मौके पर 13 अप्रैल को राहुल गांधी ने मुतनाज़ बयान दे डाला था। मुतनाज़ बयान पर सुशील मोदी ने कहा कि वो राहुल गांधी पर हत्क इज्जत का मुकदमा दर्ज करेंगे। राहुल गांधी ने अपने इस बयान में कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने 13 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार में एक भाषण देते हुए कहा कि सारे मोदी चोर हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि क्या कारण है कि सारे चोरों का सरनेम मोदी है और जितने मोदी हैं सारे मोदी चोर हैं। और उनके इस बयान से देश के अंदर मोदी टाइटल रखने वाले जो करोड़ों लोग हैं उनके भावनाओं को ठेस पहुंची है। बिहार के अंदर भी लाखों लोग हैं जो मोदी टाइटल रखते हैं। मेरा भी टाइटल मोदी है और उससे मैंने तय किया कि मैं राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। रामपुर से बीजेपी की उम्मीदवार जयप्रदा से मुतालिक आजम खान के बयानात को मीडिया के जरिए मुसलसल दिखाए जाने पर समाजवादी पार्टी को ऐतराज हो गया है। पार्टी के तर्जुमान अब्दुल हफीज गांधी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म और यूपी के वज़ीर आला समेत बीजेपी के कई लीडर अपने बयानात के जरिए ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जियां करते आ रहे हैं। अब्दुल हफीज गांधी ने इलेक्शन कमीशन से सवाल किया है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म आईन और दस्तूर से ऊपर हैं। साथ ही उन्होंने मीडिया के दोहरे म्यार पर भी अपना एहतिजाज दर्ज करवाया कि कोई भी बयान जो एंटी वीमेन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, समाजवादी पार्टी उसका समर्थन नहीं कर सकती। लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे कि यदि आप कुछ नेताओं के खिलाफ एक्ट कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी एक्शन लें, वो अमित शाह के खिलाफ भी एक्शन लें। वो अभी अभी जो हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो राहुल जी को गाली दी है और अपशब्द बोले हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लें। तो बायजनेस नज़र नहीं आने चाहिए। आप एक संवैधानिक संस्था है, आपकी नज़र में सारे लीडर्स, सभी पॉलिटिकल पार्टी बराबर होनी चाहिए। लेकिन देखने में ऐसा आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से बाइज्ड है और इलेक्शन कमीशन एक खास जो हमारे नेता हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने में कहीं ना कहीं डर रही है इलेक्शन कमीशन। देखिए, अभी वो मीडिया में चल रहा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर मीडिया के साथियों से कहूँगा कि जिस तरह से आप ये बयान दिखा रहे हैं, तो उस जो हिमाचल प्रदेश के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया उसको भी प्रमुखता से दिखाना चाहिए। मारूफ सहाफी शरद प्रधान ने कहा है कि देर आयत दुरुस्त आयत। इसी के मिज़दाक इलेक्शन कमीशन ने कुछ लीडर्स के खिलाफ एक्शन लेकर अच्छा इशारा दे दिया। लखनऊ में हमारे नुमाइंदे तारिक कमर से बातचीत में इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ काफी वक्त से गैर दस्तूरी बयानबाजी कर रहे थे। प्रदेश का सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। पहले मरहले के बाद सियासत का मूड बदला है, अरबाब सियासत के बयानात बदले हैं और पूरा माहौल तब्दील होता नज़र आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ सख्त इक़दाम किए हैं। इस वक्त हमारे साथ बहुत मारूफ सहाफ़ी जनाब शरद प्रधान जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि ये जो माहौल बदल रहा है और ये आपके सामने तो जाहिर है कि तकरीबन 40-50 साल का मंजरनामा है। पहली दफ़ा ये सूरत हाल आ रही है कि इलेक्शन कमीशन को भी लोगों ने नज़रअंदाज किया था। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बदलते मंजरनामे के हवाले से? अभी तक जो रवैया था इलेक्शन कमीशन का बड़ा साफ जाहिर था कि
वो बीजेपी के इशारों पे ही चल रहा है, और बीजेपी के इशारों पे ना कहा जाए तो बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए था, जो कि बड़ा नाजायज़ है और ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है। लेकिन मुश्किल ये हो गई कि आज वो ये कह रहे थे कि साहब वो हम क्या करें, हमारे दायरे में कुछ है नहीं, हमें अलावा वार्निंग से हम कुछ नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई उनकी कि आप कल हाजिर होइए तो हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या अथॉरिटी है, आप क्या क्या कर सकते हैं, तब उन्होंने आनन फानन में ये लिया कि योगी आदित्यनाथ, उनको खुद नहीं दिख रहा था, योगी आदित्यनाथ आज से नहीं बोल रहे हैं, इन्होंने महीनों से ये बात बोलना शुरू करी है। केरला में पहली दफ़ा जब ये गए थे, हैदराबाद में गए थे, वहाँ पे भी इन्होंने बजरंग बली और अली और बिरयानी और क्या क्या छोड़ा था। लेकिन उससे साफ जाहिर होता है कि नाजायज़ बातों को बहुत दिन तक जो है आदमी दबा के नहीं रख सकता, और ये जो एक्शन लिया बहुत। कर्नाटक में अहम मुस्लिम लीडरों के दरमियान इत्तेहाद कायम करने की कोशिश कामयाब हो गई है। कैसे, ये हम आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। देर आए दुरुस्त आए, कर्नाटक के अहम मुस्लिम लीडर आपस में मुत्तहिद नजर आ रहे हैं। जी हां, उलमाए किराम, सीनियर सियासी लीडरों की मौजूदगी में वजीर अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद खान और साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग ने इत्तेहाद और इत्तफाक का मुजाहरा किया। इन दोनों लीडरों ने मिलकर रिजवान अरशद की जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का यकीन दिलाया। नौजवान लीडर रिजवान अरशद बेंगलुरु सेंट्रल के कांग्रेस उम्मीदवार हैं। रोशन बेग और ज़मीर अहमद खान सेंट्रल पार्लिमानी हल्के के MLAs हैं। ज़मीर अहमद खान ने कहा है कि मुल्क में इत्तेहाद को तोड़ने की बीजेपी की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। आज तक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मैं भी बहुत से देश में, दूसरी देश में जाके आया हूँ। मेरे हिसाब से कि इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर जो इंडिया के अंदर जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो चाहत मोहब्बत से और कोई देश में नहीं है, इसको बीजेपी वाले खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उलमाए किराम सब मिलकर जो हुक्म करें उस हुक्म के हम तामील करें, और इस इलेक्शन में हमको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोटिंग देना। मैं कैंडिडेट से यही कहा, भाई रिजवान तुम हमारा एरिया छोड़ो, दूसरे एरिया में जाओ, हमको दूसरे कौम के वोटों का भी लेना जरूरी है, वहाँ मेहनत ज़्यादा करो। जहाँ हमारी हम कौम है, हम दिन रात काम करेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे, पर अल्लाह ताला ने कुरान में शर्त रखा है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। हमने उस कौम की हालत को तब तक नहीं बदलनी जो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलेगी। कांग्रेस के अलावा जेडीएस के मुस्लिम उम्मीदवार भी इस अहम मीटिंग में मौजूद थे। साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने बीजेपी के इंतखाबी मंशूर को अकलियत मुखालिफ करार दिया। 5 सालों में नहीं कर पाए, फिर ये करके एक 5 साल इसी तरह से मुल्क में एक माहौल खराब करना चाहते हैं। इजलास के मुंतज़मीन ने कहा है कि अहम लीडरों को मुत्तहिद करने की उनकी कोशिश कामयाब हुई है। उबैदुल्लाह शरीफ ने कहा है कि टिकट की तकसीम के मामले में हुई नाइंसाफी को दूर करने का कांग्रेस पार्टी ने यकीन दिलाया है। बात सही है कि हम टिकट लें और जीते, जहां जीत सकते हैं वहां से टिकट लेना है। तो उन्होंने कुछ वादा किया है पार्टी हाईकमांड ने कि भाई आप जो है एक सीट इस वक्त ले लीजिए, आपको जो है किसी और तरीके से यानी उसको कॉम्पनसेट किया जाएगा, उसमें आपको जो है मौका दिया जाएगा। बहुत अच्छा आज का इत्तेहाद रहा। आपने लोगों ने देखा कि एक ही डायस पर रोशन बेग साहब थे, ज़मीर भाई थे। ये गलत फहमियाँ जो लोगों के दिलों में थी आज वो सब साफ हो गई हैं। इजलास में उलमाए किराम ने कहा है कि मुस्लिम समाजी तंजीमें इस बात को यकीनी बनाएं कि सेकुलर वोट तकसीम ना हो, हर हल्के में वोटिंग का फीसद बढ़े। इसके लिए मस्जिद कमेटियां, दरगाह कमेटियां और समाजी तंजीमें पुरजोर कोशिश करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। अकोला से महाराष्ट्र कांग्रेस के वाहिद उम्मीदवार हिदायत पटेल के खिलाफ मुस्लिम युवा मोर्चा सामने आया। अकोला में मुस्लिम युवा मोर्चा ने मुस्लिम उम्मीदवार के बजाय वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार प्रकाश अंबेडकर को हिमायत देने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम युवा मंच के मुताबिक सिर्फ मुसलमानों के भरोसे हिदायत पटेल कामयाब नहीं हो सकते। बीजेपी को हराने के लिए दलितों और मुसलमानों का वोट बैंक मुत्तहिद होना बेहद जरूरी है।
कांग्रेस के ये जीत नहीं सकते, इनको मुसलमानों के अलावा जो है दूसरा समाज इनको वोट नहीं दे रहा है। तो हम हमारे मुस्लिम भाइयों से इस चीज़ का बोलना चाह रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है आज वंचित आघाड़ी से जो खड़े हैं, तो वो मुस्लिम समाज ही आज ओरिजिनल पूरे देश में वंचित है। तो एक वंचित ही दूसरे वंचित का साथ दे के ताकतवर बन सकता है। बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ जो हमारी जो एक ये दौड़ है, ये वंचितों के साथ ही मिलके हम आगे बढ़ सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड शरद यादव ग्रुप ने कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस इत्तेहाद को ताईद फराहम करने का ऐलान कर दिया है। बेंगलुरु में जेडीयू के अक़लियती शोबे के रियासती सदर सैयद महबूब ने कहा कि इस मर्तबा जेडीयू ने कर्नाटक में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, लेकिन शरद यादव के फैसले के मुताबिक पार्टी ने कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद को बगैर किसी शर्त के ताईद फराहम करने का ऐलान कर दिया है। जेडीयू जो है पहले से भी है सेक्युलर माइंड है, और जो हम लोग जो भी हैं शरद यादव जी के आदेश पे चलते हैं। हम एनडीए को पहले से भी सपोर्ट में थे। उसके बाद नीतीश कुमार की जो नीति थी बीजेपी की तरफ, उसके बाद हमने उनसे नाता तोड़ा। अभी जो जेडीयू का जो सिंबल है वो भी कोर्ट में है। इसी वजह से हम लोग इस बार जो है कर्नाटक में कोई सीट नहीं डाले, लेकिन जो ये इधर जो मैत्री है जेडीएस और कांग्रेस को सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज़ है। हम दोनों को इधर बगैर कोई कंडीशन के सपोर्ट कर रहे हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक गवर्नर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड डॉक्टर अजीज कुरैशी ने पुलवामा वाक़े को बीजेपी की साजिश से ताबीर किया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी हुकूमत से सवाल करते हुए पूछा है कि जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने अपने बयान में खुद इस बात का इकरार किया है कि पुलवामा में सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, तो अब तक इस मामले की जांच कराकर जिम्मेदारान को सजा क्यों नहीं दी गई। अजीज कुरैशी का कहना है कि पुलवामा मामले में मोदी हुकूमत जांच कराने के बजाय जब इंतखाबात में उसके नाम पर वोट मांगती है तो इससे उनकी साजिश का पता चलता है। डॉक्टर अजीज कुरैशी ने पार्लिमानी इंतखाबात में सियासी पार्टियों के जरिए मुस्लिम नुमाइंदगी को नजरअंदाज किए जाने को भी तनकीद का निशाना बनाया है। पेश है डॉक्टर अजीज कुरैशी के साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम की खास मुलाकात। हुआ है, पड़ोसी ममालिक के साथ जंग और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बातें आम रही हैं, लेकिन हमें देख रहे हैं कि पहली बार हुकूमत के जरिए पुलवामा मामले को लेकर जिस तरह से कैश करने की कोशिश की जा रही है, उस पर अपोजिशन पार्टियों को एतराज भी है और उनको एतबार भी नहीं है कि हुकूमत ने जो कुछ भी कदम उठाया इसमें कोई साजिश नहीं है। इस पर बातचीत करने के लिए साबिक गवर्नर और मध्य प्रदेश के साबिक वजीर अजीज कुरैशी साहब मौजूद। अजीज कुरैशी, आपसे जानना चाहेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी करगिल जंग हुई, उस वक्त आप लोगों को शक नहीं हुआ, इस वक्त शक क्यों हो रहा है? देखिए, बराबर नफरत फैलाकर, डर फैलाकर, खौफ फैलाकर और फिरकावाराना सांप्रदायिकता के आधार पर एक नई तकसीम करके जनों के अंदर ये कोशिश की जा रही है कि वोट बटोरे जाएंगे। मुझे बड़ा फख्र है कि आई एम सन ऑफ एक सर्विसमैन। मैं एक पुराने फौजी का बेटा हूँ। मेरे फादर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़ी थी, बहुत डेकोरेशन मिले थे उनको, मतलब सम्मान मिला था उनको आके, और मुझे फख्र है ये, और हिंदुस्तान की फौज पर मुझे फख्र है ये। जो कुछ किया फौज ने, जो कुछ करती है फौज, जो काम किए, आई एम प्राउड ऑफ देम। कोई क्वेश्चन करने का सवाल नहीं मुझे उनको आके। तो जो कुछ फौज ने किया, सर्जिकल स्ट्राइक की या एयर स्ट्राइक की उन्होंने की, आई फुल्ली एग्री वट एवर द आर्मी सेज, जो एयरफोर्स सेज, पूरा सपोर्ट। जो कह रही है उस पर तो यकीन, लेकिन गवर्नमेंट जो कह रही है उस पर शक क्यों है? लेकिन उसकी बात को की बुनियाद पर पॉलिटिकल कैपिटल बनाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, मफाद परस्ती की बुनियाद पर वोट बटोरने के लिए जो काम किया जा रहा है, उसकी मुखालिफत मैंने की है। इस मामले पे जांच की बात कर रहे हैं? हाँ, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक पुल गिर जाए, एक सड़क टूट जाए, एक पुलिया बह जाए, तो क्या होता है? उसका इंक्वायरी होती है। उसकी इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारी फिक्स की जाती है उसकी, कौन रिस्पॉन्सिबल इसका है, वो पनिशमेंट दी जाती है उसकी। ये तो ये इतना बड़ा वाक़या हो गया, गवर्नर बोला सिक्योरिटी लिफ्ट से हमारा, और कोई इंक्वायरी नहीं उसकी। मतलब पूरे इलेक्शन में जो है जहाँ पे बात डेवलपमेंट से शुरू हुई थी, वो बात जो है डेवलपमेंट तो बहुत दूर हो गया। या तो मंदिर नजर आ रहा है, या तो 370 नजर आ रहा है, या यूनिफॉर्म सिविल कोड नजर आ रहे हैं, या फिर पुलवामा नजर आ रहा है। इसकी वजह क्या मानते हैं? इट्स मोस्ट अनफॉर्चुनेट कि नेहरू के हिंदुस्तान में हो रहा है ये। आप लंबे अरसे से जो सवाल कर रहे हैं, हमें देख रहे दिल्ली से लेकर इस बार नागपुर तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने मुस्लिम को टिकट ही नहीं दिया।
तो क्या सवाल है कि ऐसे में इसकी इतनी बड़ी कम्युनिटी को ऐसे इग्नोर किया जा सकता है? बदकिस्मती की बात, वेरी अनफॉर्चुनेट। धब्बा है हमारे सेकुलर हिंदुस्तान की तारीख पर, मतलब ब्लॉट है, मतलब ब्लैक स्पॉट है। वो तारीख माफ नहीं करेगी सब लोगों को, कोई पार्टी भी इसमें होगी। जब तक हर कम्युनिटी को उसकी आबादी के हिसाब से मुनासिब रिप्रेजेंटेशन हर शोबे में, पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, नौकरी हो, बैंक की नौकरी हो, आर्मी हो, पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जब तक आप नहीं दी जाएगी तारीख माफ नहीं करने वाली है आपको। मतलब तारीख का अमल जारी है, मौरख अपने कलम हाथ में लिए लिख रहा है इन सब वाक़यात को आगे, वो कल खड़ा करेगा आपको मुजरिम में कट करे में, जो लोग भी हो, कोई भी हो उसमें, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मुझे इनका नहीं, मोदी जी का नहीं, मुझे तारीख के फैसले का इंतजार है। आई एम वेटिंग फॉर दैट जजमेंट। इसलिए कि जो है कुरैशी साहब का कहना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने एजेंडे पे जिस तरह से काम कर रही हैं, ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा जो नेक फाल हम नहीं कह सकते, और ये इनकलाब की भी एक तरह से एक रमक दिखाई दे रही है जिस पर गौर करने की जरूरत है। हिंदुस्तान जिसके लिए जाना जाता है, जो पहचाना जाता है, जो गांधी का हिंदुस्तान, जो नेहरू के हिंदुस्तान, और जहां पर तमाम मुल्कों को, कौमों को साथ लेकर चलने की जो हिंदुस्तान की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। कैमरामैन मनीष सिंह के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने लोकसभा इलेक्शन के दौरान पोलिंग के दूसरे दिन रायदही के फीसद में इजाफे पर सियासी लीडरों की जानिब से शुकूक व शुबहात के इजहार करने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मीडिया के जरिए वजाहत पेश की। रजत कुमार ने इस मौके पर कहा कि पोलिंग फीसद में इजाफे पर शुबहात की जरूरत नहीं है। पोलिंग खत्म होने और स्ट्रांग रूम में मुंतकली का अमल रात देर गए तक जारी रहा। इसी दौरान पोलिंग एजेंट्स, मुबस्सिर और सिक्योरिटी अमला वहां मौजूद रहा। पोलिंग फीसद की रिपोर्ट दूसरे दिन सुबह मिलने से रायदही के फीसद का दूसरे दिन ऐलान किया गया। उन्होंने ईवीएम, स्ट्रांग रूम और दीगर मामलात को सोशल मीडिया के जरिए फैलाने पर एफआईआर दर्ज करने का भी ऐलान कर दिया। Party or any politician or candidate who says ki what has happened, why it has happened, they should first talk to their polling agents. Andar ki copy istunam 17C. They can see that. Signed copy will be given by the presiding officer to the polling agent. Please do not have any doubt of the figures we are giving. These will be verified. If you feel all the parties are going to just collude and make mess of it, then I do not know, then nothing can be believed in this country. Once this whole thing is done, only then the 17A, 17C EVM is taken to the strong room and sealed. When it is sealed, CCTV recording is made of the entire procedure. A senior IAS officer from another state is present as an observer. All political parties are present over there. Candidates are present over there. It is sealed in front of them. After sealing, custody is handed over to Central Paramilitary Forces. But most other places completed around 5:30, 6 o'clock. I was keeping whole night, all of us were awake. And so were all the polling officers. And people are human beings, right? They will sleep for 2 hours, 3 hours. By the time we got this report, it was 1 o'clock, 2 o'clock next morning. Appudu nenu final figures meeku 62.69% release chesam. During this period, 3-4 levels of recordings, checkings have gone on. Konni EVMs gurinchi fake news circulate avutunayi. We are booking the police case against such fake news providers. Isari provision undi. Memu social. महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस वडोदरा में पार्टी की इंतखाबी रैली से उन्होंने खिताब किया। इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस के 60 साल इक़्तिदार पर तनकीद की और कहा कि कांग्रेस सदर राहुल गांधी मुल्क से गरीबी हटाने की बात तो करते हैं, इसी पर ताज्जुब होता है। फडणवीस ने राहुल गांधी से सवाल किया कि आप गरीबी हटाने के लिए करना क्या चाहते हैं। ये देश विकास की ओर कौन ले जा सकता है, इस देश को कौन आगे बढ़ा सकता है, ये सारी चीजों का फैसला करने वाला ये चुनाव है। एक और हमने 60 साल की कांग्रेस की सरकार देखी। इस सरकार की विरासत क्या है? अनाचार, अत्याचार, दुराचार और भ्रष्टाचार। इस विरासत के साथ 60 साल तक कांग्रेस की सरकार ने काम किया। जी फिर वही राग अलाप रहे, वापिस घोषणा पत्र लाया और क्या कहा घोषणा पत्र में? हम देश की गरीबी दूर करेंगे,
अब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, इनको शर्म क्यों नहीं आती। दोस्तों, राहुल जी के परदादा, उन्होंने भी अच्छे आदमी थे, पर उन्होंने भी कहा था कि मैं गरीबी हटाऊंगा, नहीं हटा पाए, गरीबी बढ़ी। राहुल जी की दादी ने कहा था गरीबी हटाऊंगी, नहीं हटी, गरीबी बढ़ी। राहुल जी के पिताजी ने कहा था मैं गरीबी हटाऊंगा, हटी नहीं, बढ़ी। राहुल जी की माताजी ने कहा था हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटी नहीं, बढ़ी। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी आप क्या खाकर गरीबी हटाएंगे? इतने 60 साल में जो आपने नहीं किया वो आप कैसे करेंगे? दोस्तों, इतनी मजेदार चीजें कह रहे हैं। घोषणा पत्र में कह दिया गरीबी हटाएंगे, गरीबों को 72,000 रुपए देंगे। अरे भाई कहां से देंगे बताइए? मोदी जी को गाली देने के सिवाय इनके भाषण में कुछ भी नहीं है। दूसरी कांग्रेस पार्टी पूछ रही थी सबूत क्या है, सबूत क्या है, हमारी सेना से सबूत मांगे जा रहे थे। अरे मैंने कहा पहले बता देते, जो रॉकेट बालाकोट में छोड़ा था उसमें कांग्रेस का एक नेता साथ में बांध देते, वो जाकर देख लेता हमारी सेना की ताकत क्या है, हमारी सेना कितनी जाबाज है। वोट चाहिए तो रोड चाहिए, रोड दो वोट लो। जी हां, ये नारा है बेगूसराय के ठट्टा गांव के लोगों का। बिहार के बेगूसराय का ठट्टा गांव आज तक सड़क राब्ते से महरूम ही है। यहां लोग अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए शहर और दीगर इलाकों तक पहुंचने के लिए नदी से सफर करते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक नदी का सफर भी सिर्फ शाम 8 बजे तक ही किया जा सकता है। अगर रात के औकात में कोई जरूरत पड़ जाए तो गांव के लोग बेबस हो जाते हैं और इन हालात के चलते ठट्टा गांव में कोई शादी तक करने को तैयार नहीं है। गांव के बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के लिए भी नदी का ही सहारा लेना पड़ता है और जो नाव नदी में चल रही है वो भी गांव वालों ने चंदा जमा करके बनाई है। इन तमाम दिक्कतों के चलते यहाँ के लोग तमाम सियासी पार्टियों को मोरद इल्जाम ठहरा रहे हैं। लोगों का कहना बस यही है कि इस गांव को तमाम सियासी पार्टियों ने ही नजरअंदाज किया। बहुत दिक्कत से डेली होता है, यही पार में सारा चीज होता है। हमको बिल्कुल कम यही पार से होता है। हमको कम कोई साधन नहीं है। कोई साधन नहीं से सफर करती है। हाँ, नए से सफर होता है। आदमी अगर ना मिलेगा तो रहेगा, नहीं तो चल जाएगा आदमी से। कहाँ कर रहे हैं? मेरा गांव से वोट जाता है, सरकार हमको गांव को रास्ता नहीं दे रहा है। कोई इमरजेंसी नहीं समझ रहा है। हमको चाहिए रोड, तब चाहिए वोट। सफर सर हम लोग का पूर्वजे इसी तरीका निभा रहा है, किसी तरीका भगवान भरोसे निभा रहे हैं। हमारे गांव में कोई सरकार देखने वाला नहीं है। हमारे गांव एकदम बेकवाड है, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग इस बांध उस बांध पानी ठेक जाता है, नौका से पार करते हैं, जाते आते हैं। हमको इमरजेंसी कोई आएगा, नौका अगर कहीं डूब जाएगा तो हमारा परिवार मर जाएगा, बीमारी मर जाएगा। बहुत दिक्कत होता है रात बिरात को, हैं बहुत कोई बीमार हो गया। अब नौका खातिर अब हम लोग तो इस पार मेडिकल है नहीं, मंझोला बरियारपुर जाने पड़ता है। 5:30 बजे स्टार्ट करते हैं और 8 बजे बंद कर देते हैं रात में। रास्ता तो यहाँ पर बहुत ही खराब है। हम लोग नाव से पार उतर कर जाते हैं और कभी कभी तो स्कूल में लेट भी हो जाता है। और यहाँ स्कूल पर 8 तक की क्लास है और हमें 9th का पढ़ाई करने के लिए उस पार जाना पड़ता है। और कोई कोचिंग वोचिंग भी इस गांव में नहीं है, इसके लिए भी हमें सुबह को उस पार ही जाना पड़ता है 6 बजे। और नदी के नाव के कारण पढ़ाई में हमें लेट हो जाती है। यहाँ पर बहुत आदमी को कष्ट हो रहा है। रास्ता को नदी को पार है, नदी पार विद्यार्थी जितना जाता है कभी कोई गिर पड़ता है, कुछ भी हो जाता है। रास्ता एक मेन रोड है पश्चिम बाध, पश्चिम है यही जो जितना भी विद्यार्थी है इस जगह तो नहीं है पावर है, उस जगह पावर है। इसमें जितना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आवाम हुकूमत के आयुष्मान भारत योजना से महरूम है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत चलने वाला क्लिनिक बुरी हालत में है। तस्वीरों से पता चलता है कि यहाँ अवामी सेहत को लेकर हुकूमत कितनी संजीदा है। इसके अलावा गांव में बैतुल खला से ही कई मकीन महरूम हैं। इस गांव के लोगों का इल्जाम है कि यहाँ सरकार का कोई नुमाइंदा लोगों की सुध लेने तक नहीं आता। यहाँ के लोगों ने सभी पार्टियों से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की है। लोगों ने क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। डॉक्टर का कोई निश्चित समय नहीं है। बुधवार को महीने में 1 बार 2 बार आ जाते हैं।
या वो भी नहीं आते हैं और गांव वालों का कोई इलाज नहीं है टीका के सिवा। कंडीशन इसकी बहुत बदतर है, ना लैट्रिन का पता है, लैट्रिन बना हुआ है, सारा भटा हुआ है, दरवाज़ा भी सारा टूट गया है, कोई देख रेख में कोई नहीं देखने वाला है इसको। हम लोग यही चाहेंगे पूरे गांव वालों की इसका सुचारू रूप से व्यवस्था हो जाए, ये साफ़ सुथरा हो जाए, जैसे बना था उस तरीके से चले, परमानेंट डॉक्टर हो, मतलब जो व्यवस्था यहाँ का होना चाहिए वो चाहिए हम लोगों को। स्वास्थ्य केंद्र सब उजड़ा खड़ा है, सब कंगाल एकदम खंगाड़ू बना हुआ है। इसका शिकायत कभी आप लोगों ने? हाँ, अधिकारी को हम लोग ब्लॉक पे भी दिए थे, प्रधान से भी कहे थे, सेक्रेटरी से भी कहे थे, सबसे हम लोग कहे हैं। नहीं, उन लोगों से कोई संसद नहीं हुआ है, लेकिन इन लोगों से ब्लॉक पर कहे हुए थे, ब्लॉक पे भी सुनवाई कुछ नहीं हुआ है। नहीं, कभी कोई सांसद न विधायक कोई नहीं आया यहाँ पर देखने के लिए। हाँ, वोट करने से पहले दिमाग में देखेंगे ही ना कि हाँ किसी में काम बढ़िया होगा तो उनको देंगे उसको। हमारे के ना कुछ नहीं मिलल बा, कोई स्वास्थ्य कुछ नहीं, हमके कुछ नहीं मिलल बा। आपके सांसद जी कभी आए? कुछ हमारे मिलल नहीं है, सांसद जी भी नहीं आते, कुछ नहीं। हाँ, महीने में 2 बार, एक बार शनिवार को आती हैं, एक बार बुधवार को आती हैं। उसके बाद बच्चों के गर्भवती महिलाओं को सुई लगता है, बच्चों को सुई लगता है, यहाँ रहती अगर रेगुलर रहती। लोगों को बेदार करने के लिए इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया की जानिब से लगातार मुहिम चलाई जा रही है। वोटर्स में बेदारी पैदा करने के लिए बिहार के पूर्णिया के एक नौजवान ने वोटरों को बेदार करने के लिए बाकायदा एक गाना तैयार कर लिया है। आपको ये गाना सुनवाते हैं कि इस गाने में ये नौजवान वोटरों से अपील क्या कर रहा है। लोकतंत्र का पावन ये त्योहार आ गया है, लोकतंत्र का पावन ये त्योहार आ गया है, जनमन के सम्मान का ये आधार आ गया है। चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान करेंगे, चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान करेंगे। लोकतंत्र का पावन ये त्योहार आ गया है, लोकतंत्र का पावन ये त्योहार आ गया है, जनमन के सम्मान का ये आधार आ गया है। सब साथ चलेंगे, अपना मतदान। तो इलेक्शन एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।